चलिए, आ गए सभी लोग। क्या पढ़ा था कल? कल हमने देखा था कि किस प्रकार भारत के अंदर चीजें घटित होती है। बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन होता है 1905 के अंदर। और बंगाल के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। पश्चिमी बंगाल वर्तमान में आज का हमारा जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसकी बात हो रही है। और पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश। बंगाल विभाजन का विरोध कौन करते हैं? कांग्रेस करती है। और कांग्रेस विरोध करती है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। और इसके पीछे क्या सिद्धांत दिया गया था? सेफ्टी वॉल्व का। किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। बाकी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। कांग्रेस इसका विरोध करती है और कांग्रेस कहती है कि भाई बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस के दो धड़े थे, एक था उदारवादी दल, उदारवादी, और एक थे उग्रवादी। कौन चाहता था कि बंगाल विभाजन का विरोध संपूर्ण भारत में हो? कौन लोग चाहते थे कि संपूर्ण भारत में इसका विरोध हो? उग्रवादी लोग। तो उग्रवादी लोगों में जो नाम आता है वो आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ये लोग चाहते थे कि भाई बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, और बंगाल का विभाजन अगर हो रहा है तो इसका विरोध पूरे भारत में होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि अंग्रेज हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। जबकि जो उदारवादी दल था, उदारवादी दल, इसमें बाकी पूरे कांग्रेस से फिरोज शाह मेहता वगैरह सभी लोग इसमें थे। तो उदारवादी दल जो था, जिसमें फिरोज शाह मेहता, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और बहुत सारे लोग इसमें थे। तो ये चाहते थे कि भाई संपूर्ण भारत में न होकर केवल का हो बंगाल में, क्योंकि विभाजन केवल बंगाल का हो रहा है। और अंग्रेज इसलिए बंगाल का विभाजन करना चाहते थे ताकि जो विद्रोह हो उसको दबाया जा सके, क्योंकि जब यूनिटी नहीं रहेगी, आपस में भाई भाई को लड़वा दोगे तो यूनिटी नहीं रहेगी। तो बंगाल को इसलिए बांटा गया तो कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम रहते थे। तो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य था और पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य था। तो इन दोनों को आपस में लड़वाया गया। और इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन। लोगों को बताया गया कि भाई अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। बोले आप बहुत कुछ कर सकते हो। इन्होंने बताया कि आप एक काम करो, आप जितना भी सामान इस्तेमाल करते हो, जितना भी सामान अंग्रेजी लोगों का है, उन सबको लाओ और चौराहे पर जला दो। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया? विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की क्या की गई? होली जलाई गई। और विदेशी कपड़े, विदेशी सामान, लिवरपूल, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको जलाया गया। और ये जितने भी उग्रवादी लोग थे ये चाहते थे कि पूरे भारत में हो। तो जिसमें से बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपने महाराष्ट्र वाले इलाके में जाके क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू कर दिया। इन्होंने कहा भाई कि सभी लोगों को अगर जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? गणपति उत्सव शुरू कर दो। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू कर दिया। इस वजह से स्वदेशी आंदोलन और बढ़ गया और लोगों तक बहुत जगह पे ये बात फैल गई। एक बात तो ये भी मिलती है कि आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, आंध्र प्रदेश वाला इलाका, यहां पर स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में वंदे मातरम आंदोलन शुरू हो गया। वंदे मातरम आंदोलन, इसका यह मतलब हुआ कि पूरे भारत में आंदोलन अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका था और अंग्रेजों को भगाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजों का विरोध करने के लिए लोग आगे आ गए थे। अब स्वदेशी आंदोलन में बड़े बड़े लोगों ने साथ दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने साथ दिया भारत के। क्यों दिया? क्योंकि भाई अंग्रेजी सामान अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो किसका सामान खरीदेंगे? भारतीय लोगों को खरीदेंगे, भारत के जो बड़े उद्योगपति उनका सामान खरीदेंगे। तो उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और सारी की सारी चीजें ठीक से होने लगी। लेकिन इसी बीच मुस्लिम लीग जो था, या जो मुस्लिम समुदाय था, उस मुस्लिम लीग ने, अपने मुस्लिम समुदाय ने क्या करा? एक अलग से अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम रख दिया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना जब की गई, और वो समय था आपका 1906 का, और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया कि हम बंगाल विभाजन के समर्थन में हैं, बंगाल का विभाजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में जाके पाकिस्तान इसी से बनेगा कि जिस तरह ज्यादा जो कम्युनिटी के लोग होंगे उसी तरफ एक नया देश बनाया जाएगा। तो अंग्रेज के साथ हो गए ये लोग कि भाई अंग्रेज जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? समर्थन कर दिया बंगाल के विभाजन का। अब आगे और कहानी बढ़ी तो 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया? अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की गारंटी दे दी
कि भाई आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल जाएगा, आप कांग्रेस के साथ मत रहिए, हम आपको पृथक निर्वाचन दे देंगे। इसलिए कांग्रेस की एकता खत्म हो गई। कांग्रेस की एकता क्या हो गई? ये तो बहुत बात की बात है, पार्लियामेंटो सुधार 1909। इसके पहले 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो टुकड़े हो चुके थे, कांग्रेस अलग अलग बढ़ चुकी थी। उदारवादी और उग्रवादी चाहते थे कि आंदोलन संपूर्ण भारत में फैले, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि केवल और केवल एक स्थान पर रहे, बंगाल में रहे। अच्छा, उदारवादी के ये कहने के पीछे भी कारण थे। उदारवादी ये चाहते थे कि अगर बंगाल तक ही सीमित रहेगा तो बाकी जो अच्छे काम अंग्रेज कर रहे हैं उससे कम से कम प्रभावित नहीं होंगे, और अगर हमने बाकी जगहों पर इनके साथ विरोध किया तो बहुत सारी चीजें दिक्कत कर जाएगी, ये टैक्स बढ़ा देंगे, हम पे अत्याचार ज्यादा करने लगेंगे, है ना। तो जो बात केवल बंगाल तक सीमित रखनी चाहिए उसे हमें भारत तक नहीं ले जाना चाहिए। इसी समय अमार सोनार बांग्ला की रचना हो गई, इसी समय बहुत सारी कमेटियां बन गई, इसी समय वीडी सावरकर साहब ने अपना एक वो बना लिया, अभिनव भारत संघ बना लिया, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और इन्होंने अलग एक कमेटी बना ली। तो अलग अलग स्वदेशी आंदोलन में जब चीजें होगी, जैसे मान लो हमने कहा कि इंग्लैंड के कपड़े नहीं पहनेंगे, तो फिर क्या पहनोगे? भारत के कपड़े। तो भारत के अंदर उद्योग बनने लगेंगे। हम विदेशी शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? भारत में शांति निकेतन खुल जाएगा। हमने कहा कि हमारे बच्चों को विदेशी जो शिक्षा है वो नहीं प्रदान करेंगे, तो फिर क्या प्रदान करोगे? हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स कॉलेजेस है वो बनने लगेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये सब हो रहा था, और इसी दौरान क्या हुआ कि उग्रवादी और उदारवादी आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगे। उदारवादी ने कहा यार हमारे समझ में ये नहीं आता कि उग्रवादी इतना उग्र क्यों हो जाते हैं, उग्र होने के बाद भी अंग्रेज यहां से जाएंगे तो नहीं, तो कम से कम रिक्वेस्ट करके इनके साथ बना रहे। लेकिन उग्रवादियों को मंजूर नहीं था। सूरत का अधिवेशन आता है, और सूरत अधिवेशन में क्या होता है? ये सब कल पढ़ लिया ना, कोई नया आया हो और कहते हैं कि भाई सर इतना स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं, ये रिवीजन हो रहा है, कल हमने पढ़ ली है सारी बातें, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन के अंदर उग्रवादी और उदारवादी जाते हैं। प्रश्न उठता है कि अध्यक्षता कौन करेगा इस अधिवेशन की, सूरत अधिवेशन की? तो सूरत अधिवेशन के लिए उग्रवादियों की तरफ से लाला लाजपत राय चुनाव लड़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्यों नहीं लड़ते, बताएगा कोई? बाल गंगाधर तिलक चुनाव क्यों नहीं लड़ते उग्रवादियों की तरफ से, जबकि सबसे कद्दावर नेता तो वही थे उग्रवादियों के, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते। और सूरत अधिवेशन के अंदर उदारवादी गुट का नेता अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। और उदारवादी दल का नेता जब अध्यक्ष चुना जाएगा तो फिर जो आंदोलन हो रहा था स्वदेशी आंदोलन, वो संपूर्ण भारत में नहीं फैल पाएगा और केवल बंगाल तक सीमित हो जाएगा, और उसे फिर अंग्रेज लोग दबा देंगे, ठीक है। ये तो कहानी हो गई यहां तक की। अब इस स्वदेशी आंदोलन के अलग अलग प्रभाव पड़े, और स्वदेशी आंदोलन के बाद होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग का मतलब होता है हम स्वशासन चाहते हैं, आप हमें आजाद मत करो, आप हमें कुछ मत करो, आप हमें कम से कम स्वशासन दे दो। क्या दे दो? होम रूल लीग दे दो, होम रूल, स्वशासन। और होम रूल लीग की बात किसने की? गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी आंदोलन को अगर आगे बढ़ाना है, विरोध करना है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव हो चुका था, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी लोगों को जोड़ के रखना था, क्योंकि अंग्रेज ने पूरी तरह से हमारी बात मानी नहीं थी। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद होता है होम रूल लीग मूवमेंट, और होम रूल लीग मूवमेंट कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक मुंबई प्रांत में इसको करते हैं, और शिवाजी गणपति उत्सव वगैरह आयोजित करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। अब क्या होगा? ये उत्सव होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्वदेशी आंदोलन से जुड़ेंगे, लोगों को पता चलेगा कि भाई अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और यही बात किसको समझ में आ गई थी? उग्रवादियों को भी समझ में आ गई थी कि आपस में लड़ने से कुछ होगा नहीं, उल्टा अंग्रेजों ही हम पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो उग्रवादी और उदारवादी कहां एक हो गए? इस अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में। इस अधिवेशन में दोनों एक हो गए, उग्रवादी और उदारवादी। कब हुआ था? 1916 के आसपास, ठीक है। यहीं पर मुस्लिम लीग भी आ गया। मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने कहा भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, अंग्रेज ने तुम्हें क्या गारंटी दी है? बोले हमें उन्हें पृथक निर्वाचन दिया है। कांग्रेस ने कहा हम भी पृथक निर्वाचन देंगे तुम्हें, हमारे साथ आ जाओ। तो इसे ही कहते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पृथक निर्वाचन की गारंटी जो अंग्रेजों ने दी थी, वही गारंटी कांग्रेस ने भी दे दी थी कि भाई अगर स्वशासन आता है तो हम आ जाएंगे। अब ये वही समय था जब साउथ अफ्रीका से एक व्यक्ति भारत चल के आ गया था, तो उसकी बात अपन कर लेते हैं। यहां तक कल मैंने पढ़ा दिया था लखनऊ समझौता वगैरह। आज जो बात शुरू करने वाले हैं वो है गांधी जी के बारे में, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। गांधी, एम के गांधी, नाम क्या था इनका? मोहनदास करमचंद्र गांधी, है ना। करमचंद इनके पिताजी का नाम था, ठीक है सर। क्या पूछ रहे हैं? औरंगजेब? औरंगजेब पूछ रहे हैं कि अंग्रेज पूछ रहे हैं?
क्या पूछे? औरंगजेब पूछे? औरंगजेब तो मध्यकाल में पढ़ते अपन, है ना, अभी अंग्रेज पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मोहनदास करमचंद्र गांधी, एम के गांधी, करमचंद्र इनके पिता का नाम था। इनके पिता जो थे काफी अमीर व्यक्ति थे, अच्छे खासे घराने से थे, है ना, बहुत पैसा था। राजकोट नामक एक क्षेत्र आता है, राजकोट रियासत, राजकोट रियासत। अब राजकोट रियासत के अंदर इनके पिताजी जो थे वो दीवान हुआ करते थे। किसके? गांधी जी के। गांधी जी के पिताजी दीवान। और कहा जाता है कि गांधी जी अपनी पिता की जो तीसरी पत्नी थी उनकी संतान थे। उनके पहले वाली पत्नी की कोई संतान नहीं थी और बाद वाले की 4 या 5 संतान थी। उसमें से एक थे मोहनदास करमचंद्र गांधी, एम के गांधी ने कहते हैं। शुरुआत में बहुत उर्दंग जैसे आप लोग हो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इनको ये पता चलता है कि भाई अगर जीवन में पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? जॉब करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। तो पता चला कि पिताजी बहुत कमा रहे हैं, तो कुछ ना पिताजी जैसा ही किया जाए, ठीक है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने वकालत के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली कि भाई वकालत कैसे की जाती है। तो घर में पिताजी खुद वकील, तो कहा पिताजी ने भाई यहां भारत में अगर वकालत करेगा तो तेरे को ज्यादा टाइम लग जाएगा, 5-6 साल की वकालत होती है भारत में, और जैसे तू 5-6 साल में वकालत करेगा, दूसरा और वकालत करके आ जाएगा, तो कंपटीशन तो तगड़ा है भाई भारत के अंदर। तुम कहां जाके वकालत करो? ब्रिटेन जाके करो, बैरिस्टर बनो, बैरिस्टर, है ना, बैरिस्टर होता है, बैरिस्टर बोलते हैं इसको, बैरिस्टर बना जाए। बैरिस्टर मतलब जो इंग्लैंड से वकालत करके आ जाए उसको बैरिस्टर कहते हैं, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ पे एडवोकेट जैसे होते हैं, ऐसे इंग्लैंड में ब्रिटेन से अगर कोई वकालत करके आ जाए तो उसको बैरिस्टर कहते हैं। तो कहा जाता है कि बैरिस्टर जो होता था वो बैरिस्टर केवल और केवल 2-3 साल में बन जाता था, जबकि भारत में एडवोकेसी करने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है। तो गांधी जी ने अपने पिताजी के कहने पर कहां चले गए? गांधी जी वकालत करने चले गए, एडवोकेट बनने चले गए। वकालत कर ली, भारत आ गए। इनको सारी बातें पता ही थी, है ना, कि भाई वकालत में होता क्या है, लेकिन डिग्री कर ली थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। कब से घर में बैठे। फिर एक बार क्या होता है कि इनके पिताजी का एक मित्र होता है, उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूं, साउथ अफ्रीका के अंदर, है ना। आप कल्पना कीजिए, आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि गांधी जी एक बहुत ही दुर्लभ परिवार से थे या बहुत ही गरीब आदमी थे या ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी के पिताजी के कॉन्टेक्ट विदेशों में थे, ठीक है। उनके पिताजी दीवान थे, प्रधानमंत्री के बराबर होता है दीवान, राजकोट रियासत के अंदर, है ना, इतना ताकतवर व्यक्ति। और उसका बेटा है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, गांधी जी जिसे आप कहते हो। गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई की, वापस घर पे आ गए। आप लोगों की तरह एमपी पुलिस वगैरह की तैयारी जैसे आप कर रहे हो वैसे करने लगे होंगे। फिर एक दिन उनके दोस्त आते हैं घर पे, पिताजी के दोस्त, कहते क्या करता है ये? बोले वकालत कर रखी है, घर में बैठा है, अभी कुछ नहीं करता है। बोले मैं इसको अपने साथ ले जाने आया हूं। बोले ले जाओ, क्या काम है? बोले साउथ अफ्रीका के अंदर अंग्रेज लोग अभी शासन कर रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका भी किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। और वहां पर मेरा विवाद हो गया जमीन का अपने भाइयों से। भाइयों से क्या हो गया? विवाद हो गया। ये सब गांधी जी के बारे में बता रहा हूं मैं। भाइयों से जमीन विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? जमीन विवाद। किससे? पिताजी के दोस्त के भाइयों से। किसका? उनके पिताजी के दोस्त का। तो 4 भाई होंगे तो विवाद चल रहा होगा। गए कहां से? गुजरात से गए, व्यापार करते थे तो साउथ अफ्रीका चले गए, वहां से अपने पुराने मित्र से मिलने आ गए। राजकोट में पुरानी मित्रता हुई थी। बोले यार तुम्हारा बेटा क्या करता है ये? बोले ये अभी कुछ नहीं करता है। बोले मैं इसको साथ ले जाने आया हूं। बोले क्यों, क्या काम है? बोले मैं ब्रिटेन के अंदर एक केस लड़ रहा हूं जमीन का, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि मेरे को ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी के कागज वगैरह वो सब गुजराती में है। और ब्रिटेन साउथ अफ्रीका में अगर केस चलेगा, साउथ अफ्रीका लिखना था, ब्रिटेन लिख दिया, साउथ अफ्रीका में अगर केस चलेगा तो वहां पे जज कौन है? ब्रिटेन के लोग, क्योंकि वो गुलाम किसका? ब्रिटेन का। तो अब उनको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला व्यक्ति चाहिए। तो मुझे केस लड़ना है और मुझे कम से कम एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दे। इसीलिए गांधी जी को कहां लेके चले गए? साउथ अफ्रीका। अब गांधी जी वहां पे चले गए, बढ़िया से ट्रांसलेशन वगैरह किया। ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि गांधी जी जो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था उनके पास। नॉलेज तो था, मतलब पढ़ाई का नॉलेज था, लेकिन कभी जज के सामने खड़े नहीं हुए थे, है ना। तो बताया जाता है कि वो शुरू में बहुत वो होते हैं, और उसके बाद वो केस मिलता है उनको और केस को सोल्व भी करवा लेते हैं। और एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें तो ये लिखा था कि जज के सामने वो गए नहीं, उसके पहले केस को सोल्व करवा दिया। मतलब भाइयों को समझा दिया, बोले क्यों लड़ रहे हो यार, फालतू में अंग्रेजों के चक्कर में रहोगे तो ये जो है वो भी बिक जाएगा, है ना। तो अपन एक काम करो, केस वेस मत लड़ो, इधर बाहर ही निपटा लो मामला। गांधी जी को कहा जाता है साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा लगने लगा था, गांधी जी ने वहीं रहना शुरू कर दिया। गांधी जी जब वहां रहने लगे तो एक दिन ट्रेन से जा रहे होंगे कहीं, तो फर्स्ट क्लास टिकट ले ली। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट एसी होती है, आप लोग बैठे हो कभी? मैं भी नहीं बैठा हूँ। चले तो फर्स्ट क्लास एसी में बैठ गए। अंग्रेजों ने भगा दिया, बोले तुम कौन हो भाई, काले रंग के, ऐसा कुछ बोला होगा, गाली वाली दी होगी। तो कहा जाता है ट्रेन से बाहर कर दिया। और यही बात भाई को घर गई।
ईगो पर बात आती ना जब, ऐसे गांधी जी के साथ हुआ है। युवा आदमी है, अभी कोई बुजुर्ग नहीं है। गांधी जी जब हम सोचते तो हमारे सामने तो वो चश्मे वाली और वही लकड़ी वाली फोटो आती ध्यान में ना। अभी आप हो ना, ऐसे थे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे। आ गई बात समझ में? तो ऐसा नहीं सोचना कि एक बुजुर्ग आदमी को लात मारी होगी तो क्या सीन हुआ होगा, नहीं सर। आपके जैसे युवा, उधर से अगर एक पड़े तो इधर से दो मार दे, ऐसा व्यक्ति। तो साउथ अफ्रीका के अंदर व्यक्ति ने वहां पे काम शुरू किया, कुछ 2-3 केस लड़े, जीत गए, अपना पूरा शुरू कर दिया वहां पे। और उनको ये पता चला कि अंग्रेज जो लोग हैं भारत के अंदर भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति का विरोध उन्होंने किया। रंग भेद नीति, रंग भेद नीति मतलब गोरे और कालो, है ना। गोरे और काले का मतलब है कि वहां पे साउथ अफ्रीका में ज्यादातर लोग कैसे थे, काले कलर के थे, काले रंग के सांवले लोग। और अंग्रेज कैसे होते थे, गोरे। तो वो काले को कभी ना तो फर्स्ट क्लास में बैठने देते थे, चाहे कितना ही पैसा हो, तुम काले हो तो काले जैसे रहोगे, इस प्रकार से ये सारी की सारी कहानी चल रही थी। और गांधी जी ने वहां पे बहुत सारे केस लड़े और रंग भेद की नीति के विरोध में बहुत सारा प्रयास किया। और वहां पे उन्होंने अधिकार दिलाया, किसको, काले लोगों को। काले लोगों को जितवाया और अधिकार दिलाया, और अंग्रेजों ने उन्हें अधिकार दिया कि अब काले और गोरे बराबर रहेंगे। तो आज भी साउथ अफ्रीका में बापू का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत में लोग सम्मान के साथ तो लेते लेते हैं, साउथ अफ्रीका में और खतरनाक लेते हैं। ठीक है, तो भैया अपना भाई कहां आतंक मचा रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर, समझे बात को। इतना खतरनाक व्यक्ति था। अब सोचो भारत में एंट्री हो जाए तो मजा ही आ जाए। कहा जाता है कि भारत के लोगों को पता था कि एक व्यक्ति वहां पर है साउथ अफ्रीका के अंदर, और वो पेपर तो चलते ही थे पहले, न्यूज़पेपर न्यूज़ वगैरह चलती थी। तो इंग्लैंड के लोग वहां भी थे और इंग्लैंड के लोग यहाँ भी थे भारत में, तो खबर तो पहुंची जाती थी। बोले यार साउथ अफ्रीका में एक आदमी कोई आया है भारत का, उसने नाक में दम करके रखा है अंग्रेजों की। तो यहाँ पे जो लोग थे ना वो फंडिंग करते थे गांधी जी को, पैसे देते थे, चले भाई और लड़ रंग भेद की नीति के विरोध में। क्यों फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल को भारत में आए तो साथ दे। आगे बात समझ। तो जब साउथ अफ्रीका के अंदर ये सब हो रहा था तो रंग भेद की नीति का विरोध करके वहां के लोगों को अधिकार दिलवा दिया गांधी जी ने। वहीं से उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू कर दिया, वहीं पर उन्होंने आश्रम बना दिए और बहुत सालों तक वहां पे रहे। और होम रूल लीग मूवमेंट जब चल रहा था उसके पहले गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत में आ जाते हैं। इसी दिन 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी रंग भेद की नीति का विरोध करने के बाद भारत में एंट्री करते हैं। और इस समय भारत में चल रहा था होम रूल लीग मूवमेंट, गांधी जी उसमें नहीं जाते। गांधी जी जब आते हैं जहाज से तो बहुत सारे लोग स्वागत करने जाते हैं। लोगों को पता ही था कि गांधी जी आ रहे हैं, है ना। गांधी जी नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत खतरनाक आदमी है जो आ रहा है, तो सभी स्वागत करने जाते हैं। भाई माला लेके, कोई बुके लेके जाता है, कोई क्या लेके जाता है, बढ़िया से स्वागत होता है। मोहम्मद अली जिन्ना भी जाते हैं, सब लोग, आधे लोग पैर छूते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी हाथ मिलाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिलेगी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं एक व्यक्ति को, जिनका नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी किसी भी राजनीतिक चीज में भाग नहीं लेते और कहते हैं कि मैं किसी भी जगह पर काम नहीं करूंगा, मैं अभी किसी का साथ नहीं दूंगा। उस समय भारत के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी। उदारवादी उग्रवादी एक हो गए, स्वदेशी आंदोलन ठंडा पड़ गया, बंगाल विभाजन का मुस्लिम लीग ने समर्थन कर दिया, बाद में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ, सब एक हो गए। लेकिन वो वाली बातचीत नहीं हो पा रही थी जैसी स्वदेशी आंदोलन के टाइम हो गई थी, वो उग्रता नहीं आ पा रही थी। तो एक बहुत टाइम पीरियड खाली चल रहा था जहां एक लीडर की आवश्यकता थी, एक नेता की आवश्यकता थी जो लोगों को आगे लाके आए। जितने भी आंदोलन हुए ना, इन आंदोलनों में उदारवादी और उग्रवादी को यह लगता था कि लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई करेगा तो केवल और केवल एक पार्टी करेगी, केवल और केवल एक पार्टी करेगी जो बनी हुई है। लोग कुछ नहीं करेंगे यार, लोग तो जुड़ेंगे ही नहीं। अब लोग, आपको पता है लोग जुड़ते भी नहीं थे। लोग क्यों जुड़े, गणेश जी का उत्सव हो रहा है, चलो प्रसाद बटेगी, सब आ जाते थे। चलो शिवाजी का उत्सव मना रहे हैं, प्रसाद बटेगी, आ जाते सब, है ना। आदि गांव में भंडारा होता है, सब पहुंच जाते हैं, मेला होता है तो देखने चले जाते हैं। तो ये ऐसी जगह पे आयोजन करवाते थे ताकि भीड़ वैसे ही आ जाए। अब जाके सीएम साहब, अपने सीएम साहब को सुना आपने एमपी के, देखना सीएम साहब एमपी के, एक बात बता रहा हूं आपको, जब भी आप कभी सीएम साहब को देखो ना कहीं भाषण करते हुए, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मंच पर होता है जिसकी वजह से भीड़ आई है। सीएम साहब की वजह से भीड़ नहीं आती है, पुराने सीएम साहब नहीं है, नए वाले साहब भीड़। आगे बात समझ में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ था अपने धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अमका जमका टेम्पल है धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर। तो वहां पर जो इस मालवा क्षेत्र के अंदर एक संत हैं कमल किशोर जी नागर, उनको बुलाया गया था। तो जैसे ही वो आए तो भीड़ वैसे अपने आप आ गई। जैसे मान लो कहीं बागेश्वर धाम की कथा करवा तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री जी को बुला लो तो लोगों को क्या लगेगा, सीएम साहब की वजह से आए हैं। वास्तविकता क्या है, ऐसे ही जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो लोग तो आए, लेकिन आए क्यों, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए। स्वदेशी आंदोलन तो हो रहा है, अलग बात है, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, अलग बात है।
हम तो गणेश जी को देखने आए, गणेश उत्सव में हम शिवाजी महाराज को देखने आए, है ना। तो गांधी जी के आने के बाद लोग जुड़े, उसके पहले लोग इतने नहीं जुड़े थे। आगे बात समझ में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जब गांधी जी ने आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देखो गांधी, क्योंकि वो तो छोटे ही थे, देखो गांधी कि अगर तुम्हें देश को समझना है तो सबसे पहले जमीन पर उतरना पड़ेगा। कहां उतरना पड़ेगा? जमीन पर। जमीन पर उतरोगे, देश को देखोगे, तब मजा आएगा ना। तो एक दो आंदोलन में जाओ, पता करो, है ना। यही काम किसने किया अभी थोड़े दिन पहले? राहुल गांधी ने। परिणाम आपके सामने, मजबूत विपक्ष। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो हुआ। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते तो क्या उनकी छवि वो होती जो पहले थी? नहीं होती। गांधी जी ने भी यही किया था। गांधी जी ने क्या किया? जमीन पर उतरे, लोगों से मिले, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सब लोगों से मिले। राजकुमार शुक्ल इनसे मिले कि साहब हमारा जो है वहां पे चंपारण के अंदर हमको बाध्य किया जा रहा है नील की खेती करने के लिए, 3 कठिया पद्धति में, जिसमें से हमको एक पार्ट पे नील की खेती करना होती है, अनिवार्य कर दिया है। गांधी जी वहां जाते। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, तो जो मिल का जो मालिक था उसकी बहन जाती गांधी जी के पास कि साहब देखो वो मिल वाला आदमी क्या कर रहा है, प्लेग की बीमारी के कारण जो बोनस है उसमें दिक्कत आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन में गांधी जी जाते हैं, और उस समय गांधी जी की लोकप्रियता धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो जमीन पे जब व्यक्ति उतरता है ना तो लीडरशिप अपने आप बढ़ने लगती है। लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट होने लगता है कि यार ये आदमी कुछ कर सकता है, ये लोगों को जोड़ सकता है। गांधी जी ने सारी की सारी चीजें किस पे छोड़ दी? लोगों के ऊपर। गांधी जी ने कहा कि तुमको सत्याग्रह करना है, चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है कि बिना किसी हिंसा के सत्य के साथ आग्रह किया जाए। बैठ जाओ अनशन पे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो। इसे कहते हैं अनशन, जो अन्न को छोड़ दे। ऐसा ही गांधी जी करते थे। और जैसे हिंसा होती थी गांधी जी मना कर देते थे कि अगर हिंसा होगी तो मैं चला जाऊंगा। यही डर था। तो पहले तो सारे लोग गांधी जी के साथ आ गए कि भाई ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। गांधी जी ने कहा भाई अपन क्या करेंगे सब मिलके? बोले अपन असहयोग आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? गांधी जी ने क्या कहा? बोले अपन असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन। बोले इससे क्या होगा? गांधी जी ने कहा इससे हमको आजादी मिल जाएगी, स्वशासन मिल जाएगा। स्वशासन मतलब अंग्रेज तो रहेंगे लेकिन सरकार हम चलाएंगे, इसको कहते हैं स्वशासन। गांधी जी ने सबको सपने दिखा दिए। और सपने क्या दिखाए कि देखो बच्चों, भाई वो तो सबको यही बोलते थे कि सब लोग हमारे साथ आ जाओ, अगर हम सब एक हो गए तो अपना काम बनता। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सभी भारतीय लोगों को एक करने का इन्होंने प्रयास किया। उसी समय चल रहा था विश्व युद्ध। क्या चल रहा था? तो विश्व युद्ध। गांधी जी चाहते थे कि अगर अंग्रेजों को अपने पाले में लेना है या अपनी बात अंग्रेजों से मनवानी है तो क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा भाई विश्व युद्ध हो रहा है और एक तरफ विश्व युद्ध में अंग्रेज भी है, मतलब इंग्लैंड की सरकार भी है, इंग्लैंड भी है, तो हमको इंग्लैंड का साथ देना चाहिए। हमारे ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को इंग्लैंड की पुलिस में भर्ती करना चाहिए। भारतीय युवाओं को इंग्लैंड के साथ लड़ाई लड़ने जाना चाहिए ताकि विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जीत हो और बाद में इंग्लैंड का दिल पिघल जाए कि यार भारतीय लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, कम से कम हम इतना तो इनके लिए कर ही सकते हैं कि हम इनको स्वशासन दे दें। तो गांधी जी का प्लान ये था कि विश्व युद्ध होगा, भारतीय लोग साथ देंगे, इंग्लैंड कहेगा कि यार गजब लोग हैं यार, भारत के इतना अत्याचार करने के बाद भी हमारे साथ है। जबकि भारतीय लोग ये चाहते थे, मतलब जो कांग्रेस के लोग थे उग्रवादी उदारवादी, ये चाहते थे कि यार ये बढ़िया मौका है कि विश्व युद्ध इधर हो रहा है, अपन हमला कर दो और अपन कह दो कि भाई हम तुम्हारे साथ में। लेकिन गांधी जी एकदम उल्टा सोच रहे थे। गांधी कहते देखो मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। बोले बापू आप ही बता दो, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं हमसे, आप कहोगे वैसा कर ले। बोले काम करो, जितने युवा अच्छे हैं, है ना, मजबूत एकदम सिपाही बनने लायक, सब चले जाओ अंग्रेज की टीम, सिपाही बना देते हैं सबको। इसलिए इनको क्या कहा? भर्ती वाला सार्जेंट। क्या कहा? भर्ती वाला सार्जेंट। गांधी जी पर आरोप लगे कि ये तो भर्ती करने वाला सार्जेंट है, अंग्रेजों की तरफ से काम करता है। क्या करता है? अंग्रेजों की तरफ से काम करता है और भारतीय युवाओं को भर्ती करवाता है अंग्रेज की सेना में। अब लगा कि भाई अब सब कुछ ठीक होगा, अब अंग्रेज लोग अपने साथ बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। अंग्रेजों ने क्या करा? और खराब काम किया। अंग्रेज लेकर आ गए और कानून। उस कानून का नाम क्या था? रोलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन बाद में। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या किया गया? ना तो कोई केस होगा, ना कोई दलील चलेगी, सीधा जेल होगी। तो जो भी सरकार के विरुद्ध काम करेगा, बिना दलील बिना वकील वाला कानून कहा गया इसको। अंग्रेज की सरकार ने बना दिया और रोलेट एक्ट को लागू किया गया। रोलेट एक्ट का मतलब होता है कि जब किसी आदमी पर मुकदमा चलता था तो पहले क्या होता था? केस लड़ा जाता था,
वकील होता था, बात रखी जाती थी कौन केस में है कौन नहीं है, ये सारी बातें होती थी। लेकिन रोलेट एक्ट में बिना वकील बिना दलील कि न तो कोई केस रजिस्टर्ड होगा न सुनवाई होगी, सीधा अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई काम किया तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। ये काम होने लगे। इसी के विरोध में बाद में ये सारी चीजें हो गया, असहयोग आंदोलन वगैरह। तो रोलेट एक्ट का विरोध होगा और इसी में फिर आपने सुना होगा कि 13 अप्रैल सन 1919 को कौन सा आंदोलन होता है। ये सब लिखा हुआ है, जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी। 13 अप्रैल 1919, इसके बाद ही होगा आपका असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बैसाखी का समय चल रहा होता है, पंजाब का अमृतसर, और अमृतसर के अंदर सारे ही सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और वहां पे जनरल ओ डायर क्या करता है, गोली चलाने का आदेश देता है। और जो डायर होता है, 2 डायर होते हैं, एक जनरल डायर होता है जो